यह चाय का कप ड्यूक के साइनोजेनिक जीन के एक हिस्से के लिए है। मैं इस आदान प्रदान की सराहना करता हूं, वीर ने विनम्रता से कहा। 14वां राजकुमार आश्चर्यचकित दिख, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लालची लोग पसंद हैं। उसके बाद 14वां राजकुमार की मुस्कान गायब हो गई। उसने वीर को गंभीरता से देखा और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी कीमत कितनी है? 100 किंग टियर साइनोजेनिक जीन, वीर ने कहा। अच्छा, यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा सस्ता है। आप निश्चित रूप से कीमत के लायक हैं, 14वां राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उसने जोर से सिर हिलाया। 1 साल के लिए, वीर ने बात खत्म की। 14वां राजकुमार ने वीर को आश्चर्य से देखा। 100 किंग क्लास साइनोजेनिक जीन एक्सट्रीम किंग के राजकुमार 14 के लिए कोई बड़ी कीमत नहीं थी, लेकिन एक ड्यूक से 1 साल की मामूली सेवा के लिए 100 किंग क्लास साइनोजेनिक जीन, ऐसा कुछ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस कीमत पर प्रिंस 14-12 ड्यूक से जीवन भर की सेवा खरीद सकता था। 14वां राजकुमार ने पूछा, आपको स्थायी रूप से खरीदने में कितना खर्च आएगा? उसकी आवाज में जिज्ञासा थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। 1 साल के लिए 100 किंग क्लास साइनोजेनिक जीन एक निश्चित कीमत है। मैं यहाँ कोई बिक्री या थोक दरों की पेशकश नहीं करता। आप हर साल खरीदते हैं, जब तक आप चाहें, वीर ने ईमानदारी से कहा। 14वां राजकुमार हंसा। उसने एक टैबलेट निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसने कहा, मैं इसका इस्तेमाल 100 साल के लिए आपकी सेवाएं खरीदने के लिए करूंगा। मैं कल जा रहा हूं। यह आपका फैसला है कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद 14वां राजकुमार उठकर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वीर ने मेज पर रखी पट्टिका को देखा। यह एक हरे रंग की जेड पट्टिका थी जो लगभग एक आदमी के हाथ के आकार की थी। दोनों तरफ ड्रैगन के चित्र थे और वे दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे वे अपने पंजों के बीच एक गेंद को पकड़े हुए हों। पट्टिका के दोनों तरफ 14वां राजकुमार नाम लिखा हुआ था। यह भाई 14 का रॉयल गार्ड टैबलेट है। आपको उसके रॉयल गार्ड में से एक माने जाने के लिए कम से कम किंग टियर का होना चाहिए, अनुष्का ने समझाया। हालांकि राजकुमार 14 चले गए थे, वह अभी भी वहीं खड़ी थी, वीर को घूर रही थी। मैं तो बस एक छोटा सा ड्यूक हूं। मैं राजकुमार 14 के नियमों को तोड़ने के लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, वीर ने टैबलेट से खेलते हुए कहा। भाई 14 यहाँ आपकी शिक्षिका नाइफ क्वीन को भर्ती करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वह दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के लिए जा रहे हैं, जो आप हैं। वह आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उनकी छात्रा हैं, अनुष्का ने कुछ देर रुककर कहा। ऐसा लगता है कि आपने उन्हें नाराज कर दिया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसलिए किसी डील के लिए राजी नहीं हो जाऊंगा क्योंकि कोई नाराज है। वीर ने कंधे उचका दिए। अनुष्का ने अचानक अपना हाथ वीर की ओर बढ़ाया और कहा, यह मुझे दे दो। क्या? वीर ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए पूछा। मुझे वह मत दो। अमर बर्ड नेस्ट मुझे सौंप दो, अनुष्का ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम इसे ले नहीं सकते। मैं इसे वापस क्यों दूं? वीर को बुरा लगा। लिटिल रेड बर्ड ने बर्ड्स नेस्ट नष्ट कर दिया था, इसलिए वापस करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं इसे लूं या छोड़ दूं, यह मेरा फैसला है, और मैं तुम्हें इसे वापस देने के लिए कह रही हूं। अनुष्का की आवाज ठंडी थी। मैं इसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन पिछली बार जब मैंने इसका इस्तेमाल किया था तो यह टूट गया था। वीर ने अपने हाथ खोलकर स्वीकारोक्ति की, क्षमा प्रार्थी भाव से। वीर को नहीं लगा कि वह इस तथ्य को छिपा सकता है कि बर्ड्स नेस्ट गायब हो गया है, इसलिए उसके पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब अनुष्का ने उसकी माफी सुनी तो वह हंस पड़ी। उसने उस पर मुस्कुराकर कहा, मैं एक चोर से बेहतर बहाने की उम्मीद करती हूँ। तुम्हें पता है, बासु परिवार ऐसा नहीं है जिसे तुम इतनी आसानी से अनदेखा कर सको। अनुष्का को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि अमर बर्ड्स नेस्ट, जो एक डिफाइड के रूप में माना गया था, टूट गया था। यहाँ तक कि एक डिफाइड एलीट भी इसे नहीं तोड़ सकता था। यह सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वीर ने उसे बहुत गंभीरता से देखा और अपने चेहरे पर मासूमियत का भाव ला दिया। अनुष्का ने व्यंग किया और आंखें घुमाईं। वह यह सुनकर खुश नहीं थी। ठीक है,
अगर तुम इसे वापस नहीं करना चाहते हो तो मेरी रॉयल गार्ड बनकर अपना कर्ज चुकाओ। अनुष्का ने खुद के लिए एक कप चाय बनाई, जैसे कि वह किसी तरह की रेपो महिला हो। 10 साल। वीर ने अपने दांत पीस लिए जैसे उसने अभी अभी कोई बड़ा फैसला लिया हो। अनुष्का ने स्पष्ट रूप से मुस्कुराया। उसने चाय की चुस्की लेने से पहले साफ कहा, मेरी सेवा करना सिर्फ ऋण पर ब्याज चुकाने का एक तरीका है। जब तुम अनडाइंग बर्ड नेस्ट लौटा दोगे तब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करूंगी। यह कैसे काम करता है? वीर ने पलकें झपकाईं। अनुष्का मुस्कुरा, मुझे अनडाइंग बर्ड नेस्ट दे दो या मेरा शाही रक्षक बन जाओ। चुनाव तुम्हें करना है। मुझे लोगों को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना पसंद नहीं है जो वे नहीं करना चाहते। वह दोनों विकल्पों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। नेस्ट तो चला गया था, लेकिन अगर वह उनके साथ जाने से इनकार करता तो उसे उनसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। यह भी उसकी क्षमता से परे था। अनुष्का ने आंख भरते हुए कहा, वास्तव में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। भाई 14 आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं शर्त लगाती हूं कि अगर आप मेरे रॉयल गार्ड नहीं बनेंगे तो वह आपको अपने करीब लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसका उद्देश्य आखिरकार आपकी शिक्षिका नाइफ क्वीन है। ध्यान रहे, आपको उस तक पहुंचने के लिए एक मोहरे या एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद अनुष्का ने कहा, कम से कम आपकी सेवा के लिए मेरी इच्छा सच्ची है। मैं वास्तव में सिर्फ आपको चाहती हूँ, आपके शिक्षक को नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे पास यहाँ कोई विकल्प नहीं है। वीर ने अनुष्का को टैबलेट दिया। तो फिर इसे राजकुमार 14 को लौटाने में मेरी मदद करो। अनुष्का उसे चाहती थी और राजकुमार 14 कनिष्क अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला था। वीर अनुष्का को चुनता अगर इसका मतलब था कि उसे परेशान करने वाले राजकुमार से निपटना नहीं पड़ता। अनुष्का ने टैबलेट लिया, फिर बगीचे में इधर उधर देखा। आपकी बहन और बेटी कहाँ हैं? वे भी आ सकती हैं। मुझे और लोगों को लाने में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वे रॉयल गार्ड नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकती हूं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। वे धन्यवाद कहते हैं, लेकिन नहीं। वीर ने तुरंत उत्तर दिया, अनुष्का के प्रस्ताव को ठुकराते हुए। एक्सट्रीम किंग की यात्रा एक खतरनाक यात्रा होगी। यह एक अच्छा अवसर था, लेकिन वीर देव गॉडेस और अन्य लोगों को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहता था। वह केवल बार्बी, ब्लड किरिन और लिटिल रेड बर्ड को लाने वाला था। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक टैबलेट निकाला और वीर को दे दिया। यह एक सफेद पट्टिका थी जिस पर खून के रंग के फूल लगे हुए थे। इस पर अनुष्का नाम एक साधारण लिपि में लिखा हुआ था। पट्टिका थोड़ी सादी थी, लेकिन बहुत ही नाजुक भी थी। वीर को पता था कि यह अनुष्का की रॉयल गार्ड की गोली थी। उसने उसे लिया और अपनी उंगलियों से घुमाया। एक रानी के रॉयल गार्ड को आखिर क्या करना होता है? मैं हर जगह तुम्हारा मनोरंजन नहीं करूंगा या तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल नहीं रखूंगा, है ना? अनुष्का ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, तुम्हें लगता है कि शाही परिवार के सदस्य अपना दिन आराम से बिताते हैं? एक्सट्रीम किंग रॉयल फैमिली के कई सदस्य हैं। अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हमें उनके लिए खुद ही लड़ना होगा, अन्यथा एक शाही व्यक्ति भी एक्सट्रीम किंग नोबल व्यक्ति से भी बदतर हो सकता है। क्या चीजें वाकई इतनी प्रतिस्पर्धी हैं? वीर ने संदेह से पूछा। अनुष्का ने कहा, पिताजी योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करते हैं। यही बात उन्होंने हमें बचपन में सिखाई थी। हमें मूल रूप से अन्य एक्सट्रीम किंग नोबल्स के समान ही व्यवहार मिलता है। हमारे पास कुछ अतिरिक्त रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। अगर हमें और चाहिए तो हमें खुद को इसके योग्य साबित करना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप एक आम आदमी से भी बदतर हो जाएंगे। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें अपने प्रयासों के लिए उचित पुरस्कार मिलता है। मेरे रोजगार के तहत आप जो भी कमाएंगे उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। आपको कितना लाभ होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मदद करने को तैयार हैं। वीर ईशा से मिलने गया। उसने उसे अनुष्का के साथ किए गए समझौते के बारे में बताया। जब ईशा ने विवरण सुना तो उसने कहा, यह अच्छा है कि आप एक्सट्रीम किंग के साथ जा रहे हैं। यदि आप नैरो मून में रहे तो यह संभावना नहीं है
कि आपको किंग क्लास तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज मिलेंगे। हालांकि मैं नैरो मून की शासक क्वीन हूं, लेकिन मैं आपको किंग बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए इसके सभी रिसोर्सेज को लूट नहीं सकती। आपको अंततः अपना रास्ता खुद बनाना होगा, और एक्सट्रीम किंग के साथ जाना उस रास्ते पर चलने का एक बुरा तरीका नहीं है। उसके बाद ईशा ने वीर की ओर देखा और कहा, मुझे लगा कि तुम राजकुमार 14 का अनुसरण करना चुनोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम क्वीन अनुष्का को चुनोगे। क्या तुमने उसे उसके रूप के कारण चुना? यह बहुत मजेदार है, माय क्वीन। वीर को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और इसलिए उसने समझाने की कोशिश की। राजकुमार 14 मुझे आप तक पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसा होने दूं। ईशा ने सिर हिलाया और कहा, राजकुमार 14 मुझे चाहते थे, यह सही है। लेकिन राजकुमार 14 के पास क्वीन अनुष्का की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली समर्थक हैं। आप उनका अनुसरण करके बहुत अधिक रिसोर्सेज अर्जित करेंगे। अनुष्का का अनुसरण करना एक बहुत ही बुरा निर्णय है। क्या कनिष्क इतना अधिक महत्वपूर्ण है? वीर ने इस संभावना पर विचार नहीं किया था। उसकी मां ड्रैगन की है, इसलिए उसे ड्रैगन और एक्सट्रीम किंग दोनों का समर्थन प्राप्त है और वह उन दोनों के रिसोर्सेज का दोहन कर सकता है। क्वीन अनुष्का सिर्फ एक्सट्रीम किंग के एक नौकर की बेटी है और वह नौकर अब मर चुका है। ज्यादातर एक्सट्रीम किंग राजघरानों की तुलना में अनुष्का का समर्थन आधार बहुत कमजोर है। कुछ देर रुकने के बाद ईशा ने आगे कहा, लेकिन उसकी हताशा और आत्मनिर्भरता के कारण आपको दूसरे अवसर मिल सकते हैं। अच्छाई और बुराई दोनों ही होती है। उसका अनुसरण करना शायद बहुत बुरा निर्णय न हो। वीर सहमत हो गया। हालांकि वह हमेशा के लिए एक्सट्रीम किंग के साथ रहने की योजना नहीं बना रहा था। वह बस कुछ और रिसोर्सेज हासिल करना चाहता था। भले ही अनुष्का राजघराने में सबसे ज्यादा संपर्क में न रही हो, फिर भी वह एक क्वीन थी। उसके पास रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए किसी भी आम आदमी से कहीं बेहतर अवसर था, यह तो तय था। उसे बस अपने लिए उन रिसोर्सेज को अर्जित करने की जरूरत थी। वीर ने अपना सामान पैक किया और अनुष्का के साथ निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उसने अपना बहुत सारा समय घोस्ट बोन पावर के अपने भंडार को परिष्कृत करने में बिताया ताकि द स्टोरी ऑफ जीन्स को मजबूत किया जा सके। जीन की कहानी लगातार मजबूत होती जा रही थी, लेकिन ड्यूक क्लास तक पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगेगा। यहाँ तक कि एक बार जब उसने घोस्ट बोन की सारी शक्ति को परिष्कृत कर लिया, तब भी वीर को यकीन नहीं था कि यह उसे ड्यूक बनाने के लिए पर्याप्त होगा। जब कनिष्क ने वीर को अनुष्का के साथ युद्धपोत पर चढ़ते देखा, तो राजकुमार ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। कनिष्क वीर को ईशा से जुड़े होने के कारण चाहता था। उसे खुद वीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर किसी ड्यूक का संबंध ज्यादा ताकतवर लोगों से न हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। वीर ने भी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था। इससे कनिष्क नाराज हो गया था, लेकिन राजकुमार ने इस बात को उसके खिलाफ नहीं रखा। पहले तो वीर को लगा कि कनिष्क ने अनुष्का के सम्मान में इस मामले को छोड़ दिया है, लेकिन यह असली कारण नहीं था। सच तो यह है कि कनिष्क अभी भी ईशा को चाहता था। चूंकि उसे ईशा को अपने पक्ष में करने के लिए दूसरे तरीके आजमाने होंगे, इसलिए उसने अभी वीर को कोई नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। कनिष्क के लिए वीर ने अनुष्का से मिलकर एक हास्यास्पद गलती की थी। उसे लगा कि वीर को अपने फैसले पर खेद जताने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुम ही उसे लाए हो? अनिष्ट ने आश्चर्य से पूछा जब उसने वीर की छोटी बेटी को देखा। एक्सट्रीम किंग बच्चों के लिए आसान जगह नहीं थी। शक्तिशाली डेथ गॉडेस को लाने के बजाय वीर के साथ एक छोटा शिशु था। यह अनुष्का को नाराज करने के लिए पर्याप्त था। मेरी बेटी और मैं बहुत करीब हैं। मेरे बिना वह सो नहीं सकती। वीर मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। एक्सट्रीम किंग का मुख्य सैनोजेनिक स्थान किंग्स किंगडम के रूप में जाना जाता था। यह व्यवस्था बहुत बड़ी थी। यह अराजकता की व्यवस्था जितनी ही बड़ी थी। अनुष्का एक शाही परिवार की सदस्य थी, लेकिन वह किसी महल में नहीं रहती थी। अनुष्का चाहती थी कि उनका शाही परिवार स्वतंत्र रहे, इसलिए उन्हें किंग्स किंगडम में एक छोटा सा ग्रह दिया गया जहां से वे अपना घर बसा सकें। अनुष्का के ग्रह को प्लेनेट विंड जोन कहा जाता था। जब वीर ग्रह पर पहुंचा
तो उसे तुरंत समझ आ गया कि अनुष्का को एक्सट्रीम किंग के बीच इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी। प्लैनेट वाइन जोन का वातावरण भयानक था और वहां बहुत कम रिसोर्सेज उपलब्ध थे। ऐसा लग रहा था मानो अनुष्का को उसके शुरुआती ग्रह पर धोखा मिल रहा है। रॉयल फैमिली के किसी भी सदस्य को ऐसे बंजर ग्रह पर नहीं जाना चाहिए था। वीर को रहने के कमरे में लाने के बाद अनुष्का ने उसे गंभीरता से संबोधित किया। अब आप मेरी हालत की गंदगी देख सकते हैं। मैं अपने पिता द्वारा मुझे सौंपा गया मिशन पूरा करने जा रही थी और अनडाइंग बर्ड नेस्ट वापस लाने जा रही थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज वाला एक ग्रह दिया जाता, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे पास आराम करने का समय नहीं है। आराम से बैठो, लेकिन कल से काम शुरू करने के लिए तैयार रहो। अनुष्का एक महल में रह रहा था। महल शहर के बीच में था, लेकिन शहर बहुत गरीब लग रहा था। यह देखकर वीर को गुस्सा आ गया। महल में नौकर और नाइट्स नीची जाति के थे। यह स्पष्ट था कि अनुष्का को वहां रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। माय क्वीन, क्या आपकी रेस में कोई दुश्मन है? वीर खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। अनुष्का का चेहरा नहीं बदला। मैं एक शाही हूं, लेकिन मेरी माँ एक साधारण नौकर थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं एक उचित लीडर या कुछ भी बन सकूं। जब तक मैं दूसरों को किसी चीज के लिए चुनौती नहीं देती, मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन राजकुमारी टीना और उसकी माँ अलग है। वीर ने ध्यान से सुना, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि अनुष्का इस बारे में बात करना चाहती थी। उसने बस वीर को आराम करने के लिए कहा, फिर वह चली गई। लेकिन भले ही उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया था, वीर कुछ अनुमान लगा सकता था। उन्होंने राज परिवार में आपसी कलह की कहानियां सुनी थी, लेकिन एक्सट्रीम किंग की आंतरिक राजनीति वीर के लिए मायने नहीं रखती थी। वह केवल इस बात से चिंतित था कि वह एक्सट्रीम किंग से रिसोर्सेज कैसे कमा सकता है। वीर को जल्दी ही एहसास हो गया कि एक्सट्रीम किंग के पास हर जगह रिसोर्सेज हैं। वे स्काई पैलेस से कहीं ज्यादा अमीर थे, लेकिन यहां रिसोर्सेज के लिए लड़ना पड़ता था। बेशक आम लोग इतनी कीमती चीजों पर दावा नहीं कर सकते थे, लेकिन अनुष्का एक शाही परिवार से थी, इसलिए उनके पास रिसोर्सेज पर दावा करने का मौका था। अगली सुबह वीर को अनुष्का ने मीटिंग हॉल में बुलाया। वहां उन्होंने चर्चा की कि वे सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र वास्तव में कब्र नहीं थी, यह एक आर्मोरी था। वहां रखे हथियारों का इस्तेमाल अलग अलग किंग्स ने किया था। बेशक कब्र में न केवल वे डिफाइड वेपन्स रखे थे जिन्हें किंग्स ने अपने जीवन के अंत में इस्तेमाल किया था, इसमें वे कमजोर हथियार भी शामिल थे जिन्हें उन्होंने अपनी युवावस्था में इस्तेमाल किया था। शाही बच्चे सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में प्रवेश कर सकते थे, और अगर वे भाग्यशाली होते तो वे कुछ हथियारों की स्वीकृति प्राप्त कर सकते थे। फिर वे कब्र से हथियार निकाल सकते थे और उन्हें अपने हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उस जगह में प्रवेश करने के लिए शाही बच्चों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। अनुष्का बार बार परीक्षा में विफल रही थी और इसलिए वह कभी भी सोल्जर्स और किंग्स की कब्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं थी। सभी शाही बच्चों में से अनुष्का जैसे किसी व्यक्ति के लिए, विशेष रूप से उसकी उम्र में, सोल्जर्स और किंग्स की कब्र पर न जाना दुर्लभ था। हालांकि यह अनुष्का के कौशल पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं थी। अगर वह अकेले सोल्जर्स और किंग्स की कब्र पर जाती तो उसे परीक्षा पास करने के लिए कम से कम किंग क्लास का होना पड़ता। द ग्रेव ऑफ सोल्जर्स एंड किंग्स में परीक्षण में शाही रक्षकों की मदद की अनुमति दी गई थी। किंग बासु ने शाही बच्चों की व्यक्तिगत शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ परीक्षण बनाए थे, लेकिन अधिकांश परीक्षण टीम की सामूहिक शक्ति पर केंद्रित थे। सम्राट बनने के लिए कोई व्यक्ति केवल अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता था। सम्राटों को दूसरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए कौशल और अधिकार की आवश्यकता होती थी। अनुष्का का सबसे मजबूत सहयोगी उसका बटलर था। उसके पास कुछ अन्य मार्कवी और अर्ल सेवक और नाइट भी थे, लेकिन वीर उसका एकमात्र आधिकारिक रॉयल गार्ड था। अनुष्का का समय खराब चल रहा था क्योंकि प्लैनेट विंड जोन के पास हाई लेवल नाइट्स के विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। कोई भी दूर दूर तक शक्तिशाली व्यक्ति उसके जैसे निम्न राजा का अनुसरण नहीं करेगा। इन सबसे बढ़कर
अनुष्का को आम लोगों द्वारा उच्च सम्मान नहीं दिया जाता था। इस वजह से जो लोग उसका अनुसरण करने के लिए तैयार थे वे विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र के अनुसार एक किंग अपने साथ 10 रॉयल गार्ड्स ला सकता था, लेकिन गार्ड्स को ड्यूक या उससे कम रैंक का होना चाहिए था। वीर की ब्लड किरण लाने की योजना को तुरंत विफल कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ केवल आप, मैं और बटलर ही उपयोगी हैं। वीर ने भौहें सिकोड़ी। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया। असल में सिर्फ तुम और मैं, बटलर नहीं। बटलर रॉयल गार्ड नहीं है, इसलिए वह सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। वीर ने उसे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आप मुझे सभी 10 रॉयल गार्ड्स के लिए स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे वह संयुक्त हिस्सा लेना चाहिए जो आप सभी 10 को देंगे। फिर अगर हम सोल्जर्स और किंग्स की कब्र तक पहुंच सकें तो मैं आपके साथ लूट का आधा आधा हिस्सा ले लूंगी, अनुष्का ने कहा। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में किंग्स वेपन है। केवल एक किंग ही सामान ले सकता है। हम जो पाते हैं उसे कैसे बांटेंगे? वीर ने पूछा। अनुष्का हंसी। बेशक आप किंग वेपन नहीं ले जा सकते, लेकिन कब्र में सिर्फ शाही हथियार ही नहीं है। अन्यथा राजकुमार और राजकुमारियां पहले ही सब कुछ ले जा चुके होते। कई हथियार सिर्फ मृतकों के सम्मान के लिए वहां छोड़े गए हैं। वे दुर्लभ खजाने हैं और शाही रक्षकों को उनमें से एक को लेने की अनुमति है। इस तरह आप और मैं दोनों ही कुछ न कुछ ले जा सकेंगे। यह सुनकर कि वह इस उद्यम से कुछ हासिल कर सकता है, वीर को बहुत अच्छा महसूस हुआ। अनुष्का ने आगे कहा, इसके अलावा सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में सिर्फ हथियारों के अलावा और भी बहुत कुछ है। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र से गुजरने से मुझे किंग्स गार्डन में अध्ययन करने का मौका मिलेगा। यही वह सच्चा लाभ है जिसकी मुझे तलाश है। रॉयल गार्ड्स मेरे साथ अध्ययन करने के लिए वहां जा सकते हैं, इसलिए यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी भी रुचि हो। हालांकि वीर अभी अभी एक्सट्रीम किंग के पास आया था, लेकिन उसने किंग्स गार्डन के बारे में पहले ही सुन लिया था। वहां एक डिफाइड किंग ट्री था और यह किंग्स किंगडम का मूल निवासी था। दिन के समय किंग ट्री किंग एयर छोड़ता था। किंग एयर को अवशोषित करने से आपका शरीर और जीन मजबूत हो सकते हैं। यह उन नोबल्स के लिए बहुत मददगार था जो लेवल अप चाहते थे, लेकिन किंग ट्री सीमित मात्रा में ही किंग एयर छोड़ता था। यहाँ तक कि राज परिवार के लोगों को भी किंग के बगीचे में प्रवेश करने और किंग एयर प्राप्त करने से पहले कुछ परीक्षण पास करने पड़ते थे। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र तक पहुंचना प्रवेश के लिए जरूरी शर्तों में से एक थी। कई अन्य शर्तें भी थीं, लेकिन अनुष्का ने उन्हें पहले ही पूरा कर लिया था। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र से गुजरना ही एकमात्र चुनौती थी जिसे पूरा करने में अनुष्का असफल रही। वीर को नहीं पता था कि कब्र के अंदर का परीक्षण कैसा होगा। वह अनुष्का से यह वादा नहीं कर सकता था कि वह उसे सफलतापूर्वक इसमें ले जा सकेगा, इसलिए उसने पहले बस एक नजर डालने की योजना बनाई। हालांकि अनुष्का और वीर दोनों ही ड्यूक क्लास के थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में प्रवेश कर सकता है। वीर ने बारबी, ब्लड किरण और लिटिल रेड बर्ड को प्लैनेट वाइंड एरिया में छोड़ दिया। फिर वीर और अनुष्का कब्र की यात्रा पर निकल पड़े। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र एक ग्रह था। वीर और अनुष्का ग्रह के ऊपर कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे और अनुष्का ने दस्तावेजीकरण पूरा किया जबकि वीर लॉबी में इंतजार कर रहा था। यह बेचारी क्वीन, उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। वीर ने आह भरी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ा आराम करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। लॉबी में बहुत से लोग आ जा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति की उपस्थिति ने वीर का ध्यान खींचा। उसने अपनी आंखें खोली। वह एक 20 वर्षीय व्यक्ति था जिसका चेहरा एक ऑर्डिनरी एक्सट्रीम किंग जैसा था। उसकी आंखें बहुत स्थिर थीं। उसका पूरा शरीर एक नाइफ की तरह था जिसे म्यान से बाहर निकाला जा सकता था। वह आदमी सीधा वीर के पास गया। वह वीर के सामने रुका। उसकी नजर सीधी थी। आप वीर हैं? मैं हूं। तुम्हारा नाम क्या है? वीर ने सावधानी से पूछा। वह अभी अभी एक्सट्रीम किंग के पास आया था, लेकिन पहले से ही कोई उसे ढूंढ रहा था। मोबीन, युवक ने गंभीरता से उत्तर दिया। नाम सुनकर वीर हैरान रह गया। उसने सोचा, यह नाम तो बहुत बढ़िया है।
मुझे आश्चर्य है कि किस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने बेटे को इतना बढ़िया नाम देने का फैसला किया। क्या उन्हें डर नहीं है कि उनका बेटा मर सकता है? मोबीन ने वीर की झिझक को नजरअंदाज किया। क्या आप वही वीर हैं जो लोन बैम्बू से जुड़े हैं, वो जो नाइफ और तलवार के मास्टर की उपाधि रखते हैं? मैं वही वीर हूं, लेकिन यह उपाधि सिर्फ एक नाम है जिसका इस्तेमाल लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। आप इसे गंभीरता से नहीं ले सकते, वीर ने कहा। मोबीन ने सिर हिलाया। ठीक है, जब तक तुम ही हो। मैं लोन बैम्बू से लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए मैं पहले तुमसे ही लड़ूंगा। मोबीन ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और वीर को दे दिया। यह कार्ड ले लो, मैं कल रात को अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद मोबीन ने वीर के जवाब का इंतजार नहीं किया, वह बस चला गया। यह क्या है? मैंने तो उसे कोई जवाब भी नहीं दिया। वीर मोबीन को पुकारना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह आदमी पहले ही जा चुका था। वह लॉबी से बाहर निकल गया था और स्पेस स्टेशन से चला गया था। वह आदमी कौन था? वीर ने अपने हाथ में कार्ड को देखा, यह मानते हुए कि यह एक कॉलिंग कार्ड था। यह एक काला कार्ड था जिस पर सफेद टेक्स्ट था, जिस पर बस इतना लिखा था, मोबीन। इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसमें मोबीन की एक्सट्रीम किंग के बीच स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। वीर ने अपने हाथों में कार्ड देखा। अनुष्का अपना कागजी काम निपटाकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने कार्ड देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें यह कहां से मिला? मोबीन नाम का एक आदमी था, वह मेरे पास आया और मुझे यह कार्ड दिया और फिर चला गया, वीर ने कार्ड पकड़े हुए कहा। अनिष्ट उदास दिखी। उसने जल्दी से पूछा, क्या वह तुम्हें चुनौती देने वाला है? मुझे ऐसा लगता है, वीर ने सिर हिलाकर कहा। यह बहुत बुरा है। उसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ हो? और उसके ऊपर उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह आकर तुम्हें चुनौती दे? वह किसी और की योजना का हिस्सा होगा, अनुष्का ने अपने होंठ चबाते हुए कहा। यह मोबीन कौन है? क्या वह मशहूर है? वीर ने सहजता से पूछा। अनुष्का ने आह भरते हुए कहा, वह मेरा भाई है और वह एक राजकुमार है और वह महारानी का बेटा है। लेकिन अधिकांश राजकुमारों के विपरीत उसके पास अधिकार के मामले में बहुत कम है। वह केवल आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ तक कि पिताजी भी कहते हैं कि वह हमारे सबसे प्रतिभाशाली राजकुमारों में से एक है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि आने वाले वर्षों में वह कैसे आगे बढ़ेगा। मोबीन का व्यक्तित्व अजीब है, इसलिए पिता ने कभी भी उसे सिंहासन पर बैठने देने की योजना नहीं बनाई। बेशक वह अभी भी उससे बहुत प्यार करते हैं। मोबीन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी लड़ाई के लिए गार्ड की भर्ती नहीं की है, लेकिन पिता अभी भी उसे स्तर बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करते हैं, अनुष्का ने कहा। वह उसका इतना ख्याल रखता है? क्या दूसरे बेटे और बेटी ईर्ष्या नहीं करेंगे? वीर ने आश्चर्य से पूछा। वे सिर्फ ईर्ष्यालु नहीं हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। पिता वास्तव में मोबीन के प्रति पक्षपाती हैं और वे महारानी के बेटे हैं। क्राउन प्रिंस उनके बड़े भाई हैं जो उन्हीं माता पिता से हैं। भले ही वे सिर्फ एक नेशनल टीचर के छात्र थे, लेकिन दूसरों को उनसे लड़ाई का जोखिम उठाने से पहले बहुत सावधानी से सोचना चाहिए, अनुष्का ने कहा। नेशनल टीचर कौन है? वीर को एक्सट्रीम किंग समाज के आंतरिक कामकाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसका नाम टार्जन है। जब अनुष्का ने नाम बताया तो उसने अपनी आवाज कम कर ली। ऐसा लग रहा था कि उसके बारे में बात करना उसे असहज कर रहा था। तुम उसके बारे में बाद में और सुनोगे। वैसे भी तुम चाहे जो भी करो, मोबीन की चुनौती को स्वीकार मत करो, अनुष्का ने कहा। वैसे भी मैंने उससे लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, वीर ने कंधे उचकाए और हंसा। कोई रास्ता नहीं था कि वह उस चुनौती को स्वीकार करे जो उसके सामने इस तरह से पेश की गई थी। यह सिर्फ समय की बर्बादी होगी, अनुष्का ने आह भरते हुए कहा। यह अच्छी बात है। मैंने सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, तो चलिए। जब वे अंतरिक्ष स्टेशन से निकलकर सोल्जर्स और किंग्स की कब्र की ओर बढ़े तो कंट्रोल रूम में एक महिला बैठी थी जो कैमरे के माध्यम से वीर और अनुष्का पर नजर रख रही थी। वह महिला बहुत सुंदर थी। उसे वहां बैठे देखना ही लोगों को खुशी देने के लिए काफी था।
वह भले ही फॉक्स क्वीन जैसी महिलाओं जितनी खूबसूरत न रही हो, लेकिन वह बहुत ही शांत और स्मार्ट दिखती थी। यह प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की हर चीज उसकी झील जैसी आंखों में झलक रही हो। अंतरिक्ष स्टेशन का कैप्टन महिला के बगल में खड़ा था। वह उसके ऊपर झुका और एक चुलबुली आवाज में बोला, मिस मिरर, आप मुझे कुछ भी बता सकती हैं। मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगी। मैं बस चुपचाप यहां रहना चाहती हूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं, कप्तान? महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेशक, बेशक। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? बाहर निकलो। जल्दी करो, जल्दी करो। तेजी से चलो। कप्तान ने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद हर कर्मचारी को बाहर निकाल दिया। मिस मिरर, क्या कुछ और है? सभी कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद कैप्टन उस महिला के सामने खड़ा होकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुराने लगा। महिला केवल कप्तान की मुस्कान को देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा। कैप्टन का चेहरा थोड़ा उतर गया जब उसने महसूस किया कि वह क्या कहना चाहती थी। वह दरवाजे की ओर वापस चला गया, मुस्कुराया और झुक गया। कृपया आराम करें, मिस मिरर। मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगा। दरवाजा बंद करने के बाद कैप्टन ने बिना कोई आवाज किए उसे सावधानी से बंद कर दिया। वह महिला को परेशान नहीं करना चाहता था। कंट्रोल रूम में सिर्फ वही महिला बची थी। वह वहां शांत से बैठी थी, लेकिन वह इतनी केंद्रित थी कि वह सहज नहीं लग रही थी। वह इस बात का बेहतरीन उदाहरण थी कि एक महिला की तरह दिखना कैसा होता है। अनुष्का, अनुष्का, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? महिला ने अनुष्का की ओर देखा जो सोल्जर्स और किंग्स की कब्र की ओर जा रही थी। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद महिला का ध्यान वीर की ओर गया, जो अनुष्का के साथ यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खुद से बात की। नैरो मून की नाइफ क्वीन ने आखिरकार एक शिष्य लिया। उसने कुछ सालों तक स्काई पैलेस में अभ्यास किया। जब वह मार्क्वी बन गया तो वह नैरो मून लौट आया और फिर वह अराजकता की प्रणालियों में आइस ब्लू नाइट्स के लिए एक बैकअप नाइट बन गया। उसे अर्जुन से एक डिफाइड पंख मिला। उसकी परिस्थितियां अनुकूल रही हैं, लेकिन उसकी क्षमता कम है। क्रिस्टलाइजर एक लोअर रेस है जो दूसरों की शक्तियों पर निर्भर करती है। उनकी अपनी शक्तियां कमजोर हैं और उनके जीन अच्छे नहीं हैं। उनके लिए डिफाइड बनना मुश्किल है। अनुष्का के लिए किसी के साथ होना अच्छा लग सकता है, लेकिन उसे रॉयल गार्ड के रूप में इस्तेमाल करना नीरस रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होगी। वीर अनुष्का के पीछे पीछे सोल्जर्स और किंग्स की कब्र तक गया। पूरा ग्रह एक कब्रिस्तान था और जहां भी वे देखते थे वहां जमीन से कब्र के पत्थर उगाए थे, लेकिन धरती में जो दफनाए गए थे वे जीव या प्राणी नहीं थे, वे सैनोजेनिक हथियार थे। वीर को वास्तव में उन सैनोजेनिक हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास पहले से ही एक डिफाइड थंडर गॉड स्पाइक और उसका घोस्ट टीथ नाइफ था। उसे वास्तव में साधारण खजाने के हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक डिफाइड क्लास बीस्ट सोल को खोजना अधिक पसंद करेगा। डिफाइड क्लास थंडर गॉड स्पाइक जैसे सैनोजेनिक हथियार वीर के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। हमला करने के बजाय यह केवल एक किंग या हाफ डिफाइड बीइंग पर एक पक्षाघातकारी प्रभाव छोड़ सकता था, और बस इतना ही। और यदि थंडर गॉड स्पाइक को किंग क्लास के अभिजात वर्ग द्वारा संचालित नहीं किया जाता तो इसका प्रभाव नाटकीय रूप से कमजोर हो जाता। वीर और अन्य सोल्जर्स और किंग्स की कब्र के चौक पर उतरे। चौक के दोनों ओर 9 ब्रॉन्ज कब्र वाले ब्रेड पंक्तिबद्ध थे। जिस क्षण वीर ने चौक पर कदम रखा, 18 ब्रॉन्ज बीस्ट्स जीवित हो उठे। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे वीर और अनुष्का पर हमला करने जा रहे थे। उन्होंने अपना मुंह खोला, फिर प्रत्येक बीस्ट ने चौक पर एक हथियार उगल दिया। 18 हथियार अलग अलग थे और वे सभी अपने अपने कब्र के बीस्ट के सामने बैठे थे। अनुष्का पहले से ही युद्ध की मुद्रा में थी और उसने वीर से कहा, इनमें से प्रत्येक हथियार हम पर एक बार हमला करेगा। हमें प्रत्येक हमले को पीछे हटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हथियार लेने के लिए सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में प्रवेश करने के योग्य हो जाएंगे। हमें किसी भी सैनोजेनिक खजाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे विफलता के रूप में गिना जाता है। अनुष्का के बोलते ही एक भाले ने बहुत ज्यादा शक्ति एकत्रित कर ली।
एक काली लौ हथियार को घेरे हुए थी, मानो कोई उग्र दानव भाले को पकड़े हुए हो। यह वीर और अनुष्का पर झपट पड़ा। मैं पहले 9 हमलों को रोकूंगी, जबकि आप अंतिम 9 हमलों को रोकिए, अनुष्का ने कहा, भाले के हमले को रोकने की तैयारी करते हुए। लेकिन वीर अनुष्का के सामने आगे बढ़ा, मुस्कुराया और कहा, मुझे पहले जाने दो। जब मैं और नहीं टिक पाऊंगा तो तुम अपना हमला शुरू कर सकते हो। जैसे ही भाला राक्षसी ड्रैगन की तरह उनकी ओर बढ़ा, वीर ने जेड स्किन को बुलाया। उसने भाले की नोक पर अपनी मुट्ठी मारी। कंट्रोल रूम में मौजूद महिला ने वीर को भाले की ओर मुक्का मारते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गईं। 18 हथियारों का परीक्षण केवल शाही बच्चों की शक्ति का परीक्षण करने के लिए नहीं है। यह उन्हें यह भी सिखाता है कि अलग अलग शक्तियों के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। परीक्षण पास करने का यही एकमात्र तरीका है। वीर बस आंख से लड़ रहा है। भले ही वह भाले के हमले को नष्ट करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी अपनी शक्ति भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। जब वह दूसरे हथियारों के हमलों का सामना करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए तनाव और भी कठिन होता जाएगा। वह मजबूत है, लेकिन उसके पास दिमाग की कमी है। इस तरह का लापरवाह आदमी, खैर मुझे नहीं पता कि वह लोन बैम्बू के समान खिताब कैसे हासिल कर पाया। जैसे ही महिला का ध्यान स्क्रीन पर गया, वीर की मुट्ठी पहले ही राक्षसी ड्रैगन लांस की नोक से टकरा चुकी थी। मुट्ठी और स्पाइक एक दूसरे के खिलाफ आ गए। धमाका! उस घूंसे के जोर से राक्षसी ड्रैगन का शरीर चूर चूर हो गया। वह धूल में बदल गया और हर जगह बिखर गया।